यहाँ देखिएगा, कल हम लोग क्या पढ़े थे, भारतीय इतिहास को किस प्रकार स्टडी करना है ये देख रहे थे ना। भारतीय इतिहास, तो इस भारतीय इतिहास में हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। एक सेक्शन था कौन सा, प्री हिस्ट्रिक एज, प्रागैतिहासिक काल। एक रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल काल और एक रहेगा कौन सा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा रिवाइज करो। ये पहले, सबसे पहले हमने देखा था इस पीरियोडिक हिस्ट्री टाइम पीरियड में, पीरियोडिक हिस्ट्री टाइम पीरियड में हमने आप देखा था कि सबसे पहले 1905 में जेम्स मिल को ये अपॉइंट किया गया था कि आपको क्या लिखना है, भारत के लिए एक बुक लिखना है। तो 1817 में, 1805 में हुआ था, 1817 में बुक लिख कर आते हैं। कौन सा बुक होता है, नाम क्या रहता है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, बस लिखे थे क्या, ब्रिटिश इंडिया लिखे थे, ब्रिटिश लिखे थे क्या, ब्रिटिश इंडिया करिएगा ना, शायद मेरे से मिस्ड हुआ होगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो इस ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने भारतीय हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये हमने देखा है ना। और हिंदू एरा, मुस्लिम एरा और ब्रिटिश एरा, ऐसा इन्होंने डिजाइन किया था। फिर आगे चलकर इस इवेंट के बाद एक और एक और क्या आएंगे, आपके हिस्टोरियन आएंगे, जो कौन होंगे, 1904 में विंसेंट ऑथर स्मिथ। विंसेंट ऑथर स्मिथ, तो विंसेंट ऑथर स्मिथ का ने जो बुक लिखी थी वो क्या थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने यही डिजाइन किया था, यही बताया था कि हाँ 3 डिवीजन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये बेस बना हमारे इंडियन हिस्ट्री को रीड करने का, ये क्या बना, बेस बना हमारे इंडियन हिस्ट्री को रीड करने का। फिर इसके बाद हमने देखा था प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्रिक एज। तो इस प्रोटो हिस्ट्री एज में आप क्या देखते हैं, एक आप देखेंगे कि मैंने बताया था 1826, क्या नाम लिखा था हमने, चार्ल्स मैशन। चार्ल्स मैशन ने ज्योग्राफिकली स्टडी करके बताया कि भारत में एक, मतलब एविडेंस मिल सकते हैं आने वाले समय में, या होना चाहिए, क्या एक सिविलाइजेशन हो सकता है, कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकता है। फिर 53 में कुछ हुआ था क्या, 53 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको क्या मिला था, एक सील, है ना, मुहर मिला था। लेकिन क्या इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था क्या, नहीं, इसके महत्व को नहीं समझा था। फिर उसके बाद हम बिछाने लगे थे क्या, रेल लाइन, है ना, किसके समय, डलहौजी के कार्यकाल में। तो रेल लाइन जब बिछा रहे थे, कहां से कहां, लाहौर से, वेरी गुड, लाहौर से कराची तक जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो हमें क्या मिले थे, ईंट, ब्रिक्स मिले थे एंशिएंट टाइम के। लेकिन कुछ कर पाए क्या, नहीं, सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 1861 में कुछ डेवलपमेंट हुआ, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था, है ना। कौन थे इसके अध्यक्ष, अलेक्जेंडर कनिंघम, यही जो ए के लिखे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ये यहाँ है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, 1904 के आसपास में आप देखते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट आता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो आपने देखा है कि पुरी का मंदिर देखा है, पुरी में एक जगह, मतलब उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क, और कोणार्क में एक मंदिर है कौन सा, सूर्य मंदिर, है ना, जिसको कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं। तो वो जो है, आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं क्या, देखें क्या मंदिर को, है ना। तो आपने इमेजेस में देखा होगा उस मंदिर को, तो उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। क्या बोला जाता है कि ऊपर जो उनका पिलर था, मेन जो पिलर था, उसके ऊपर बड़ा सा मैग्नेट लगा था। वो मैग्नेट इतना पावरफुल था कि वो जो आसपास 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाला भी उस कंपास को क्या कर सकता था, डेविएट कर सकता था, क्योंकि कंपास से चलता था सब कुछ।
अभी भी चलता है ना कंपास से, तो उससे क्या होता था, डेविएट हो जाते थे जहाज। तो जो पुर्तगीज थे और जो यूरोपियन थे, उन्होंने उस मैग्नेट को हटा दिया। और वो मैग्नेट को हटाने के बाद ऐसा हुआ कि वो जो स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ भी गिर सकता है और बाहर की तरफ भी कोलैप्स कर सकता है। तो कर्जन ने क्या किया था, इसी समय उसको संरक्षित करने के लिए बोला कि अंदर पूरा रेत भर दो, अंदर नहीं गिरेगा। और बाहर से क्या कर दिए, पूरे पिलर लगा दिए, और ताकि वो बाहर भी ना गिरे। तो उस मंदिर पर ना तो हम अंदर जा सकते हैं, मतलब अंदर जा ही नहीं सकते। अभी उसी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही। तो वो हुआ था कब, 1934 में। किसके समय हुआ था, कर्जन ने। तो उसको सुरक्षित करने के लिए ये सब चालू हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं 19, इसी समय क्या बोलते हैं, एएसआई का वो हुआ था रीस्टाब्लिशमेंट, जिसमें डायरेक्टर किनको बनाया जाता है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ही क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय डायरेक्टर थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ढूंढी जा रही थी और मेन मेन जो जगह थे उसके बारे में पता चला था, तो जॉन मार्शल ही थे। और फिर 1920 में हम देखते हैं पाकिस्तान का जगह कौन सा, मांडगोमरी, ऐसा कुछ पढ़े थे ना। मांडगोमरी के बाद है ना हड़प्पा। यहीं पर वापस से रेल लाइन बिछाने की, रेल लाइन बिछाने का क्या चल रहा था, काम चल रहा था। अब इसी काम के दौरान क्या मिलता है, वापस से ईंट मिलता है। और वो ईंट का सैंपल भेजा जाता है किसको, एएसआई के पास। और एएसआई तुरंत यहाँ पर काम, रेल लाइन वाला काम रोक कर यहाँ पर क्या करती है ना, उत्खनन कार्य, एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है। और फिर हमको धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत बड़े नगर हुआ करते थे, बहुत बड़ी सिटीज थे। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक। इसके बाद देखिएगा आगे हमने पढ़ा था क्या, आगे जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा एक पर्सन, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, तो प्री हिस्ट्री में देखिएगा क्या कहानी है। ये हो गया ना, तो यहाँ तक देखिएगा, अलग से लिखना ना। तो 1842-43 के आसपास में ब्रिटिश एक पर्सन होंगे जिनका नाम होगा डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज। तो डॉक्टर प्राइम रोज क्या थे, एक ट्रेवलर थे, यात्री थे। और यात्रा करते करते ये कहाँ आए थे, भारत आए थे। और भारत में, इंडिया में ये गए थे कर्नाटक। कर्नाटक, और कर्नाटक का जो रायचूर है, कौन सा जगह, रायचूर। रायचूर में जब ये घूम रहे थे तो इनको क्या मिला, एक पत्थर मिला। क्या मिला था, एक स्टोन पीस मिला। अब ये जो स्टोन पीस था, इसको इन्होंने देखा और इनको लगा यार ये तो अलग टाइप का है, बाकी जितने भी पत्थर है यहाँ पर वो तो अलग है और ये अलग है। ये कैसे अलग है, क्योंकि उसमें क्या है, किसी के होल्ड करने का लगा हुआ था, मतलब किसी ने इसको बार बार यूज किया हो। और स्पेसिफिक डिजाइन का था, अलग था दूसरों से। तो इसको कहाँ लेके जाते हैं, ब्रिटेन लेके जाते हैं। और ब्रिटेन में जाके क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ये इनको लगता है कि भारत में भी क्या था, स्टोन एज था। भारत में भी क्या था, स्टोन एज था। तो ये रिसर्च में लगभग लगभग 2 से 3 साल लग गए, इस रिसर्च में और उसको प्रूफ करने में लगभग लगभग 2 से 3 साल लग गए। फिर जब इनका पेपर पब्लिश हुआ, जब जिस साइकोलॉजिस्ट के साथ जिन हिस्टोरियन के साथ इन्होंने किया था, उसके साथ इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया कि मैं यहाँ गया था, यहाँ यहाँ पर मुझे ये मिला। और मे बी भारत में भी क्या होगा, स्टोन एज होगा। क्या होगा, स्टोन एज होगा, मतलब प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल होगा। तो ऐसा पहला एविडेंस हमको मिला यहाँ से। अब क्या है, जैसे ही एविडेंस मिला तो इसी समय देखते हैं कि एआई से स्टैब्लिश हुआ है ना। और उस समय उत्खनन कार्य कौन कर रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा लिखिएगा बस। 43, 44, 42, 43 में क्या होता है, डॉक्टर प्राइम रोज ब्रिटिश है। क्या है, ब्रिटिश।
जहां पर नहीं समझ में आएगा पूछना ना। प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज, एविडेंस जो सीक्वेंस है वो क्या है, डॉक्टर प्राइमरोज ब्रिटिश ट्रेवलर भारत आए कहाँ, कर्नाटक रायचूर में। क्या मिला इनको, एक स्टोन, और उसको उन्होंने प्रूफ किया कि ये क्या है, स्टोन एज बेस्ड क्या है, टूल, पाषाणकालीन औजार। इसको इन्होंने जो पत्थर मिला था इसको उन्होंने प्रूफ किया कि ये क्या है, पाषाणकालीन औजार। एज जो है 2-3 साल लगा इनको प्रूफ करने में कि ये क्या है, पाषाणकालीन औजार है करके। पाषाणकालीन औजार होने के क्या मिले इनको, संकेत मिले, और इनको लगभग 2 से 3 साल लगे इसको प्रूफ करने में, पेपर पब्लिश करने में, प्रूफ करने में। वह यहाँ तक बढ़े। अब क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल में 1861 ध्यान रखना, ये इस समय जो वायसराय होते हैं वो होते हैं कैनिंग। कौन होते हैं, कैनिंग, कैनिंग वायसराय हैं। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन होता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एएसआई का जब स्टैब्लिशमेंट हो रहा है तो मैंने बताया था इसके डायरेक्टर कौन बनते हैं, यहाँ पर नहीं, जॉन मार्शल तो 1904 में बनेंगे, है ना। अभी कौन होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। अब कनिंघम का पूरा फोकस देखो, कनिंघम को तो पहले भी एक एविडेंस मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन क्या उधर उन्होंने ध्यान दिया था क्या, नहीं। बुक में भी था, आर एस शर्मा की जो हमने बुक देखी थी उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने फोकस नहीं किया उधर। इनका ध्यान कहाँ था कि जैसे इन्होंने देखा कोई ब्रिटिश व्यक्ति क्या बता रहा है कि भारत में स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं, तो एक काम करते हैं स्टोन एज ढूंढते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1863 में आर्कियोलॉजिस्ट, पुराविद, आर्कियोलॉजिस्ट किनको किनको बुलाते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ब्रूसफुट प्लस विलियम किंग, विलियम किंग, तो इन दोनों को बुलाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट एंड विलियम किंग। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक तो पुराविद तो थे ही, साथ में भूवैज्ञानी भी थे, जूलॉजिस्ट, साथ में क्या थे, ये जियोलॉजिस्ट भी थे। मतलब ये पुरानी चीजों के जानकार थे, कुछ पत्थर के टुकड़े, कौन सा मेटल का है, कितना पुराना हो सकता है, ये सब ये क्या कर सकते थे, बता सकते थे। तो ये कौन है, मेन पर्सन याद रखना, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है, तो पुराविद, आर्कियोलॉजिस्ट, एज वेल एज क्या है, जियोलॉजिस्ट। तो ये थे। अब इनको भेजा जाता है, जैसे आप याद करो, डॉक्टर प्राइमरोज कौन से भारत में गए थे, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, सदर्न साइड गए थे कि नदर्न साइड में गए थे इंडिया के, बताओ। कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक गए थे ना, है ना, अभी पढ़े ना, डॉक्टर प्राइमरोज कहाँ गए थे, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ, रायचूर, तो अपने दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पर ये भी क्या जाते हैं, दक्षिण भारत की ओर। और दक्षिण भारत में कहाँ जाते हैं, आज का वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो ये जो तमिलनाडु है, ठीक, तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक जगह आप पढ़ेंगे पल्लवरम। कौन सा जगह पढ़ेंगे, पल्लवरम। और ये भी कहाँ जाते हैं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु।
और तमिलनाडु का ये जगह है अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम, ये भी कहाँ, तमिलनाडु में। तो दोनों जगह से हमको क्या मिले थे, औजार मिले थे, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार मिले थे दोनों ही जगह से। तो क्या मिले थे, स्टोन टूल्स मिले थे। क्या मिले थे दोनों जगह से, स्टोन टूल्स मिले थे। अब क्योंकि सदर्न साइड में मिला है तो उसको ना जिस एरिया से मिला था और वहां पर धीरे धीरे और भी मिलने लग गए, तो उसको पता है क्या बोला गया, मद्रास संस्कृति, मद्रास सिविलाइजेशन बोला गया। तो मद्रास सिविलाइजेशन किस एरा से बिलोंग करता है इंडिया में, तो आप याद रखना पाषाण काल से। आपको पूछेगा कि मद्रास संस्कृति जहां भी, जैसे अब मान लो जैसे बिलासपुर का कौन सा रीजन है, गांधी चौक, है ना। अब मान लो 20-25 साल बाद या और भी बहुत साल समय बाद यहाँ पर इस जगह का नाम मान लेते हैं गांधी चौक ही रहा, लेकिन अब कुछ भी अवशेष नहीं है, पूरा दब गया है, पूरा दब गया है। लेकिन फिर यहाँ पर कोई एविडेंस मिले कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, ये हुआ वो हुआ करके, तो उस सिविलाइजेशन को जो भी साक्ष्य मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप, गांधी चौक सिविलाइजेशन, गांधी चौक संस्कृति बोलेंगे। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पर क्या मिला कि दक्षिण भारत में मिला, और पहले तमिलनाडु थोड़ी ना था ये, पहले क्या बोला जाता था उस समय, इसको मद्रास प्रोविंस था ना, मद्रास पूरे क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों ने इसको एक्वायर कर लिया था, अपने हिसाब से चलाते थे, पट्टे पर या बोलते हैं लीज पर ले लिया था इसको, चंद्रगिरी के राजा से, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आप क्या देखेंगे तो तमिलनाडु नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, ये एरिया पूरा रीजन कहलाता था मद्रास। तो ये पूरा जिस रीजन में हमको पहली जानकारी मिल रही है उसको हम लोग बोलते थे मद्रास संस्कृति, मद्रास सिविलाइजेशन या कल्चर, समझ में आया? तो ये क्या होगा, और ये एक्चुअल में क्या था, ये जो पहला औजार मिला एक्चुअल में क्या था, ये पत्थर की कुल्हाड़ी थी। क्या थी ये, पत्थर की कुल्हाड़ी। और ये पत्थर की कुल्हाड़ी कैसे थी, तो जिसको हाथ से पकड़ के चलाया जाता था, ऐसा ना, ध्यान दो, यहाँ पर जो पत्थर है उसको ऐसा रखा गया है, आप क्या करेंगे, ऐसा पकड़ेंगे हाथ से और ऐसा मारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर मान लो इसको हाथ से अगर पकड़ा जाता तो कुछ ऐसा होता, ठीक, ऐसा पकड़ा गया है इसको पत्थर से, और ऐसा क्या है, मारने के लिए, तो ऐसा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हैंड एक्स, हैंड एक्स सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, कुल्हाड़ी संस्कृति भी बोलते हैं, हैंड एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड एक्स सिविलाइजेशन। और इसी के साथ पूरे भारत में लगभग बहुत सारे हमको स्थल मिले, और हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में खुद लगभग 30 से 40 प्लेसेस मिल जाएंगे आपको, और उसमें से 5 जो इस प्लेसेस हैं, जैसे अभी पढ़ना चालू करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा सारे प्लेसेस, जैसे सिंघनपुर, कबरा पहाड़, सुना होगा आपने। आज कहाँ पहुंचे, आज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पढ़े थे ना मेरे से पहले, क्या, हाँ, अच्छा स्टेट्स के बारे में, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने देखा पाषाण काल के और पत्थर के औजार मिले, स्टोन टूल्स, पत्थर की कुल्हाड़ी थी वो, जिसको क्या बोला गया, हैंड एक्स बोला गया, है ना, हस्त कुठार बोला जाता है हिंदी में, एकदम हिंदी में हस्त कुठार। वो यहाँ तक। अब जैसे ये प्लेस मिला हमको, धीरे 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 और भी प्लेस मिलेंगे, तो हमको पाषाण काल के बारे में पता चल गया। तो आपने क्या देखा कि हमने देखा, पहले इस वाले स्टेज के बारे में पता चला,
फिर ये वाले स्टेज के बारे में, फिर ये वाले स्टेज के बारे में। तो जैसे जैसे हमको पता चला, तो जब हमने इसको क्या रखा, सीक्वेंस में रखा, तो पहला सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा आपका, स्टोन एज, पाषाण काल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर हो जाएगा ऐतिहासिक काल। हुआ लिख के लास्ट में, जल्दी बताओ। हेडिंग लिखिएगा, भारतीय इतिहास सेम रहेगा हेडिंग, और उसमें हम लोग टाइम डिवीजन लिखेंगे, क्या टाइम है, क्यों इसको बोला गया है, और जो पहला पार्ट है उसको कितने हिस्से में और बांट कर पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखिएगा, याद होगा कल हमने बताया था कि जो भी इंडियन हिस्ट्री है या जो भी इतिहास होता है, इसको इसको समझने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो प्रकार के एविडेंस होने चाहिए। पढ़े थे ऐसा कुछ, दो प्रकार के एविडेंस, कौन कौन सा, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और एक होना चाहिए साहित्यिक, लिटरेचर होना चाहिए, साहित्यिक साक्ष्य होना चाहिए। तो इसी एविडेंस के बेसिस पे हमने इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो एक पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, या जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्ट्री। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्या बताया थे, यहाँ पर केवल और केवल क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता, कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता। फिर इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड समझे थे वो कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल, पीरियोडिक हिस्ट्री। पीरियोडिक हिस्ट्री। तो यहां पर क्या था, यहां पर आप समझेंगे क्या कि वो टाइम पीरियड है जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन अभी तक जो भी रिटन एविडेंस है उसको रीड नहीं किया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल, तो प्रोटो हिस्ट्री। और यहां से क्या देखेंगे आप कि ऐसा एरा जहां से आपको पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य भी मिला है, और लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ पाए हैं, पढ़ा जा चुका है। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या लिया जाता है, फिर इंडिविजुअली किसको पढ़ना है अपने को, प्रागैतिहासिक काल को। यहाँ देखिएगा, ये जो टाइम पीरियड है ये 25 लाख से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 300 BC या ईसा पूर्व तक। अभी इसी को पढ़ना है ना, बताता हूँ क्या होता है ये, ईसा पूर्व ईसवी क्या होता है इसको समझेंगे। फिर ये आद्य ऐतिहासिक काल जो है 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चलेगा, और ये चलेगा क्या, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, वर्तमान बोलना सही है, करेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम तक, है ना, या बोलना चाहिए 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी। ये इंग्लिश में बीसी होगा ना, बिफोर क्राइस्ट, यहाँ भी बिफोर क्राइस्ट, और ये बिफोर क्राइस्ट टू एडी, एनो डोमिनी। हाँ, 25 लैक्स, समझते हैं ना क्या है वो अभी, कौन सा, समझ में आ गया।
बढ़े आगे। चलो बस ये ईसा पूर्व ईस्वी को समझा रहा हूँ ना। जैसे क्या है कि अभी आज डेट क्या चल रहा है, मतलब आज आज का ईयर कौन सा है अभी, 26 है ना। अब ये इसके आगे क्या लिखते हैं आप, ईस्वी लिखते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, या तो एडी लिखते हैं, एडी लिखते हैं, या तो क्या लिखते हैं, कॉमन एरा लिखते हैं, सीई, कॉमन एरा। क्या लिखते हैं, कॉमन एरा। अब देखो क्या हमारा जो जन्म है या हमारा जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर बोलना चाहिए, वो क्या 2026 साल पुराना है कि उससे भी पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, टाइमलाइन को मैच करने के लिए हमने कैलेंडर फॉलो करने शुरू कर दिए। अब ये जो कैलेंडर है जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो क्रिश्चियन रिलीजन से आता है। अब क्रिश्चियन रिलीजन में आते हैं पोप ग्रेगरी 17वीं सेंचुरी में। उनका एक कैलकुलेशन चलता है कि आज से इतने साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और जहां से ईसा मसीह जन्म, मतलब जहां से उन्होंने बोला कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ क्या हूँ, दूत हूँ, गैब्रियल हूँ, जो उसको ईश्वर ने भेजा है, गॉड ने मुझे भेजा है, मैं ईश्वर का बेटा हूँ बोलते थे ना वो अपने आप को। तो मैं जहां से हूँ वहां से अगर मान लो उस डेट को लाइन बनाया जाए, तो उसके बाद से जब ईसा ने अपने आप को ईश्वर का बेटा बोला, तो वहां से पूरा समय क्या है, ईसवी वाला हुआ, और उससे पहले वाला ईसा के पहले वाला कहलाया। बात समझे, ईसा मसीह है, उसके आगे जो भी इधर बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, ईसवी। और ईसा जब नहीं थे उससे पहले वाला क्या रहेगा, ईसा पूर्व। तो आज से 2026 साल पहले जाएंगे, तो यहाँ पर एक समय लेंगे, एक बेंचमार्क लेंगे, यहां से इधर वाला समय जो रहेगा वो ईसवी या एडी, या इसको अब हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। अब इधर वाले समय को हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, या बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर कॉमन एरा, अलग अलग नाम है। तो इधर आप देखते हैं, जैसे आप स्कूल में याद है एक्स और वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना। तो एक्स एक्सिस में अगर मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, याद करो, -1 -2 -3, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पर भी सेम होगा, देखो जैसे इधर 0 साइड बढ़ोगे तो आपको नंबर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली नंबर कम नहीं हो रहा है, आगे ही बढ़ रहे हैं हम, लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो वैसे ही सोचिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लेते हैं 0 है, तो ये 100, ये 200, 300, ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया 3000, और 3000 के बाद और पीछे जाएंगे 25 लाख साल पहले, 25 लाख। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। हाँ ठीक, ये जो रीजन है यहाँ पर आप पढ़ते थे स्टोन एज, क्या है ये, स्टोन एज का समय है। अब वो हालांकि वो बहुत लंबा समय है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन बनाते तो छोटा बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये वाला जो है, इसमें आप पढ़ते हो क्या, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वाले टाइम पीरियड में क्या पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल। और यहां से लेकर पूरा यहां तक ये आपका क्या है, ऐतिहासिक काल, पीरियोडिक हिस्ट्री। तो इधर वाला समय आप देखो, क्या आपको बताना होगा सर ईसा पूर्व लिखना है कि ईसवी लिखना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो अशोक थे, अशोक सम्राट अशोक, मौर्य डायनेस्टी के, तो मौर्य डायनेस्टी के अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 73 ईसा पूर्व से लेकर 273 से लेकर 232 किधर आएगा, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो उधर की इधर, मतलब मैं अगर ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, मतलब वो 0 के इधर आएंगे कि उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। फिर अगर मैं बोलूं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो टाइम पीरियड था वो था 563 टू 483 ईसा पूर्व, कहाँ आएगा, उस साइड आएगा। बात समझ में आ रहा है। वैसे ही क्या है, अगर मैं बोलूं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, इनका समय है 375 से लेकर 414 तक, तो कौन से टाइम पीरियड में होंगे, इस साइड में होंगे, है ना, मतलब यहाँ कहीं पर होंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 लाख से 3000, मतलब 0 से भी 3000 पहले जाएंगे, और उधर पूरा 25 लाख तक। बीच में जो टाइम पीरियड है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। फिर ये 0 से 3000 से लेकर 0 से 1500 तक कौन सा टाइम पीरियड है आपका, प्रागैतिहासिक काल वाला। 0 से 1500 और
3000, इनके बीच में जो भी क्या होगा आपका टाइम पीरियड होगा वो प्रागैतिहासिक काल का है। और फिर 1500 ईसा पूर्व से लेकर पूरा 2026 तक कौन सा टाइम पीरियड होगा? ऐतिहासिक काल। बात समझे क्या? समझ में आया? ठीक है, तो ये टाइम पीरियड लिखिएगा। अब हमारा मेन जो होगा, अगर मान लो आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आपको बोला जाए चलो उसको आप डिफाइन करके बताओ कि कैसे आप इसको परिभाषित करोगे। ठीक, कैसे करेंगे बताओ? जैसे आप क्या बोलोगे, इतिहास का ऐसा कालखंड जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। The time division of history where we found only archaeological evidence, there is no any written evidence. This time period is called prehistoric age, and there we study the stone age. We are studying the stone age. तो बस लिख सकते हैं ना? तो क्वेश्चन लिखो एक, प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। तो मैं एक बता रहा हूं और सेम टू सेम आपको सेम लिखना रहेगा ना। लिखिएगा, इतिहास का वह समय जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिखवा रहा हूं ना इंग्लिश में भी। जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, प्रागैतिहासिक काल कहलाते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल। The period of history for which archaeological evidence is available but written records are absent, but written records are absent is called prehistoric period. The Stone Age is studied under this period. The Stone Age is studied under this period. देखिए हिंदी में भी लिखना आसान है। इतिहास का वह कालखंड जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बाद में जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे सीजीपीएससी वाला, तो आपको हर आंसर लिखना नहीं है। एक बार आपने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपको एक कीवर्ड ही याद रखना है। कीवर्ड अगर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर मैं इसको अगर डिस्क्राइब करना है तो कैसे करूंगा फिर? पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। हाँ, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में भी वही हो जाएगा। बस क्या करना है, रिटन एविडेंस फाउंड बट एक्चुअली अभी तक क्या है, रीड नहीं किए गए हैं।
तो इसे क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। और इस पीरियड में हम क्या करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रीड करते हैं। समझ में आया? ठीक। अब देखिएगा आगे पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक, तो ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, अभी आपने देखा ये कितने साल का है, तो भाई आपने देखा 25 लाख से लेकर 300 बीसी तक चल रहा है, मतलब जीरो तो आने में अभी भी 3000 साल बाकी है। तो होना क्या है, इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज कौन सा टाइम पीरियड देखते हैं, पैलियोलिथिक एज। फिर आते हैं क्या, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और एक आएगा क्या, नवपाषाण काल, नवपाषाण, नियोलिथिक एज। इसका भी टाइम पीरियड देखना है कि कौन कौन सा टाइम पीरियड है इसके लिए। तो आप देखिए क्या कि 25 लाख से लेकर 10,000 तक किसको लेते हैं, 10,000 बीसी। फिर 10,000 बीसी से कहां तक लेंगे आप, 600 तक, 600 बीसी तक, और फिर 600 बीसी से 3000 तक आप किसको लेंगे, न्यूलिथिक एज को। न्यूलिथिक एज को। अब जैसे इसको और डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि कौन सा टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये तो 4000 है, ये 3000 है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ह्यूज है। तो इसको क्या करते हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, तो इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। समझ में आया, क्या बोलते हैं, लोअर पैलियोलिथिक। फिर क्या होता है, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, और मध्य पूरा पाषाण के बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में आप क्या देखते हैं, ये आ जाएगा लोअर, मिडिल और अपर, अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसका भी प्रॉपर टाइम पीरियड बताया जाता है, बोला जाता है कि 1 लाख तक लेंगे, 25 लाख से 1 लाख बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 1 लाख से 40,000, और फिर 40,000 से 10,000 तक आगे। फिर टाइम में 10,000 में कंप्लीट करना है। अब हमको 2 संस्कृति पढ़नी थी, याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मद्रास संस्कृति, है ना, मद्रास संस्कृति
और एक संस्कृति जो होगा हमको देखना है कौन सा, आपका सोहन संस्कृति, सोहन घाटी संस्कृति। तो हम यहाँ पर दो संस्कृति पढ़ते हैं, मद्रास संस्कृति और एक है सोहन घाटी संस्कृति। मद्रास संस्कृति और दूसरा सोहन घाटी संस्कृति। तो मद्रास संस्कृति का मतलब ये समझिएगा, मद्रास संस्कृति मतलब मद्रास सिविलाइजेशन और ये सोहन वैली सिविलाइजेशन, मद्रास सिविलाइजेशन एंड सोहन वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, सोहन वैली सिविलाइजेशन। बढ़े आगे। तो यहां से इस टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आता है क्या कि स्पेसिफिकेशंस बताओ, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि यहाँ पर क्या विशेषताएं थी, इस समय ह्यूमंस की क्या विशेषता थी, इस समय पर कौन कौन सी विशेषता है और इस समय पर कौन सी विशेषता है। तो पहला तो हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक टाइम पीरियड का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ ही हमको पढ़ना है क्या कि कौन सा मतलब ये अगर है, अगर ये पीरियड बोर्ड है तो इसके कहीं ना कहीं तो एविडेंस मिले होंगे, तो वो प्लेसेस आपको बताने। जैसे भीमबेटका आप पढ़ोगे, जैसे अभी मैंने कहा मद्रास में दो तीन जगह होगा, है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पल्लवरम, याद है, पल्लवरम अतीरम पक्कम पढ़े थे अभी। तो वैसे ही जगह जो है उनके नाम लिखने हैं, तो ये इस प्लेस से जुड़े हुए जगह है, ठीक। तो ये पढ़ना रहेगा। तो अभी देखते हैं आगे, देखिएगा। अभी लिखना नहीं, मैं केवल समझा रहा हूं ना, ये जो टाइम पीरियड है इसको कैसे हमको डील करना है वो बता रहा हूं। जैसे आपने तीन टाइम पीरियड लिखा था, एक लिखा पैलियोलिथिक पुरापाषाण, मध्यपाषाण मेसोलिथिक, और एक लिखा कौन सा आपने नवपाषाण नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। चलो अब सोचो, ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट पीरियड है, ह्यूमन एवोल्यूशन का मानव विकास का पहला चरण है। अब पहले वाले फेज में ह्यूमन अपने आप को जीवित रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए क्या करेंगे, है ना, बिजनेस चलाते रहे होंगे कोई ना कोई, है ना। उनके पास भी फोन पे रहे होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। कैसा रहा होगा बताओ, कैसे करेंगे, वो तो बाद में आएगा ना। यहाँ इस वाले स्टेज में हमने वो पढ़ा है ना, केवमैन आदि मानव। हाँ, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इस समय जो ह्यूमंस रहे होंगे वो अपना डे टू डे लाइफ कैसे जीते रहे होंगे, क्या करते रहे होंगे। वेरी गुड, शिकार करता था भाई। हर अल्टीमेटली आपका ओवरऑल गोल क्या होता है, पेट भरना चाहिए। आप कुछ भी करो, लास्ट में तो खाना चाहिए ही चाहिए, ऐसा ही होता है ना। कैसा है कि 3 साल से खाना नहीं खाया, ऐसा वाला है क्या, नहीं, है ना। कि अल्टीमेटली गोल क्या है, खाना खाना है। तो वो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर करते थे हंटिंग, शिकार। और दूसरा होता था जो फूड, जो भी पार्टिकल उनको मिलता था खाने का, वो उनको संग्रह करके रखते थे। जैसे फल मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसको अपने पास रखते थे स्टोर करके। तो ये दो। और इनका जीवन कैसा था, खाना बदोश जीवन शैली, नोमैडिक, क्या बोलते हैं, नोमैडिक टाइप। कहाँ रहेंगे ये लोग, जंगल और गुफाओं में, तभी तो इनको केवमैन बोला जाता है, ठीक है। इन इस समय ना आग के बारे में इनको जानकारी हो चुकी थी कि फायर क्या होता है, फायर के बारे में कैसा कंट्रोल करना नहीं आया था इनको, बस पता चला था कि आग होता है और खतरनाक होता है, आग होता है और वो क्या होता है, खतरनाक होता है, ये इनको पता था। यहां तक समझ में आया। तो ये इस वाले पीरियड में हुआ। सेकंड वाले पीरियड में ये, इसको आपने और नाम टाइम क्या रखा हुआ है याद करो, 10,000 बीसी, है ना। ये टाइम पीरियड को 10,000 बीसी रखने का भी कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। हर टाइम पीरियड के पीछे क्या है, प्रॉपर रीजन बताया गया है। जैसे अभी हम लोग आगे, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ोगे, आपने ऐसा भी पढ़ा था, प्राचीन भारत,
मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये भी आपने पढ़ा है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पढ़े हैं ना। लेकिन उसको भी डिवीजन करने का एक बेसिस बनाया गया है, जैसे इसको, तो 10,000 ही क्यों रखा गया है? तो 10,000 में आप ये मानते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है तो वाला इमेज आपके दिमाग में आएगा कि एक बंदर है और बंदर धीरे 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 क्या हो रहा है, उठ रहा है और ह्यूमन शेप ले रहा है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखाता है। तो होमो इंडियन, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो मॉडर्न ह्यूमन किसको बोलते हैं हम? होमोसेपियंस को। आधुनिक मानव किसको बोलते हैं? होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो माने जाते हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास आए हैं, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस ऐसे थे जिनका बोलना चाहिए, जिनके सोचने समझने की मतलब जो मेंटल पावर था वो बाकी बाकी जो जनरेशन था उसके पहले उससे बहुत ज्यादा एडवांस था। ठीक है, काफी ज्यादा डेवलप था मेंटली, वो बहुत ज्यादा डेवलप था। इस कारण उसने सोचा कि पहले इस वाले एरा में अगर उसको शिकार करना होता तो वो एक दिन में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता था। सोच रहे हैं, एक ह्यूमन एक दिन में वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता था। कब? जब शिकार करना होता था। और जैसे ही थोड़ा दिमाग चालू हो जाता है तो फिर क्या करते हैं अपन, थोड़ा दूसरा आइडिया लगाते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई जिसको हम खाने के लिए पकड़ रहे हैं, क्यों ना एक काम करते हैं, उसको पाल ही लें अपन, एनिमल डोमेस्टिकेशन चालू करेंगे। अब थोड़ा सा जब नॉलेज आ जाएगा कि भाई जानवरों को क्या चाहिए, चारा ना, तो एक काम करते हैं ना, अपन चारा रखते हैं और चारा रखकर उनको लालच देंगे, फिर उनको पकड़ेंगे, फिर उनको चारा देते रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनको यहीं रहने का हैबिट हो जाएगा और हम उसको पालना शुरू करेंगे। अब जब पालेंगे तो काफी सारा गैदरिंग करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे जानवरों को पालना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ, जैसे उसने पाले हिरन पाले, जैसे पाला उसने क्या, भेड़, तो बहुत सारा पालना पड़ेगा। एक एक दो से हो जाएगा क्या काम? नहीं। अब एक दो से काम जब नहीं होगा तो उसको कम से कम 20-25 पालना पड़ेगा। और दूसरा चीज, क्या वो सबको एक साथ मैनेज कर सकता है क्या? अकेला सिंगल नहीं कर सकता, तो उसको क्या चाहिए अब? और लोग चाहिए। तो यहां से क्या होगा, सोशल बाउंडेशन शुरू होगा, सोशल रूल्स बनेंगे, सोशली वो क्या रहेंगे, कनेक्टेड होके रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सोशल कनेक्शन था क्या? नहीं, सोशल कनेक्शन नहीं था। जहां मिला खाने को खाए और आगे बढ़ गए, जहां कुछ हुआ फिर आगे बढ़ गए, ऐसा चलता था। यहाँ पर क्या होगा, अब आगे वो लोग साथ रहना शुरुआत करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। बात समझ में आई? अब सोशल स्ट्रक्चर बनेगा तो रूल्स भी बनेंगे। अब रूल्स कैसे बने? जब जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको क्या किया जाएगा फिर? अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या किया जाएगा? गड्ढा खोदा जाएगा और उनको दफनाया जाएगा। और दफनाने के लिए क्या देखेंगे आप, कि बड़े बड़े पिलर रखे जाएंगे। क्या रख दिया जाएगा? बड़े पिलर, स्टोन पिलर रखे जाएंगे, या तो उसको क्या कर दिया जाएगा, घेर दिया जाएगा, ताकि उनके नॉलेज के लिए कि यहाँ पर हमने किसी को दफनाया है। तो आप जब गांव या कहीं जाते हैं तो तालाब या खेत के किनारे में आपने देखा होगा व्हाइट कलर का मड बना रहता है, तो उसके नीचे किसी को दफनाया जा रहा था, उसमें लिखा रहता है बकायदा। तो उस समय तो ऐसा था नहीं, किसको दफनाया गया है, कौन होगा, तो उस समय के लोग क्या करते थे, वो सर्कल बना देते थे। और मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन छत्तीसगढ़ में भी मिला है। देखो दो चीजें देखते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो, दिख रहा है ऐसा, दो तीन लोग को दफना दिया गया और उसको रख दिया गया। फिर ये भी देखोगे आप, ये बड़े से पत्थर क्या कर दिए जाते थे, रख दिए जाते थे, और ये क्या बताते थे कि यहाँ पर हमने किसी को दफनाया है। तो इसी को बोलते हैं पाषाण स्मारक। पाषाण स्मारक, स्टोन मोनोमेंट, कि वो बताता था कि यहाँ पर हमने किसी को दफनाया हुआ है। और दूसरा क्या बोला जाता है कि ये स्टोन मोनोमेंट तो है, और ये बोला जाता है स्टोन सर्कल। इसी को क्या बोला जाता है, स्टोन सर्कल बोला जाता है, ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जब हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे, फिर हमने एक्सकवेशन किया तो पता चला यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। और ऐसे 500 से ज्यादा पाषाण स्मारक और पाषाण घेरे मिले छत्तीसगढ़ से। तो ऑल ओवर इंडिया से तो बहुत सारे मिले होंगे। तो ये कब हो रहा है, ये इस वाले स्टेज में हो रहा है। अब यहाँ पर जो औजार के आकार थे वो बड़े रहे होंगे, क्योंकि पत्थर फेंक के मारना है ना, तो बड़े औजार रखे। यहाँ पर आते आते जो भी इनके टूल्स थे वो धीरे 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 करके क्या हो गए, छोटे हो गए। तो इसी कारण इस मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म या माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सूक्ष्म या माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक, हो गया। फिर अब यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और मेंटल डेवलपमेंट होगा। अभी बोलेंगे पशुओं को क्या लेकर आ रहे थे लोग, चारा, और उस चारे के कारण जो चाहिए चारा, वो चारा कहाँ मिलेगा, पानी वाले जगह में। जैसे अभी गर्मी का समय था, आसपास चारा मिलेगा क्या, नहीं, हमको जाना पड़ेगा नदी के किनारे। और जब नदी के किनारे जब आएंगे, जब नदी किनारे रहेंगे तो इनको पता रहेगा कि नदी के किनारे जब रहते हैं तो उनको क्या मिलेगा, चारा मिल जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो नदी किनारे रहेंगे क्या, वापस से प्लेन एरिया में जाएंगे, मैदानी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर रहेंगे। तो उनको क्या करना पड़ रहा है, एक बार इधर रहना पड़ रहा है, एक बार इधर रहना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर चारा नहीं मिल रहा था इनको। तो अब ये लोग क्या डिजाइन करेंगे, क्या सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हमको एग्रीकल्चर करना है। हम उन्होंने तो ये तो देख लिया ये चारा उग कैसे रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जानवरों को एक ही जगह रखें, और एक जगह रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम खुद चारा उगाएंगे, और चारा उगाने के बाद इनको खिलाएंगे। बात समझ में आई? तो इस वाले स्टेज में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, एग्रीकल्चर। क्लियर है? ठीक, इसी को कल लिखना है, इसी को कल क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपको बस समझना है ना इतिहास को, धीरे धीरे याद करने वाला याद हो जाएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे ना, तो आपको दिमाग में आएगा हाँ ये सब पढ़े हुए हैं और ये ऐसा है करके। तो अगर स्टोरी लाइन में अगर याद रहेगा, खासकर हिस्ट्री, तो स्टोरी अगर याद रहेगी तो अंदर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। समझ में आया? कल यहीं से आगे बढ़ेंगे ना।